जो रूल्स का उसका हिस्सा है उसमें एक बहस चल रही थी। पिछली दफ़ा का जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी उसमें ही आया कि बाबर अवान साहब हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद उसको चेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी वजह से वो डिले हो रहा था। तो आज फ़रोग नसीम साहब को ये हदायत की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि इसमें जो भी कानूनी नुक्ता नज़र से चीज़ फ़ाइनल होती है उसको फ़ाइनल करें और रूल्स में तरमीम जो है वो की जाए। और ये जो मशीन्स हैं इस वक्त, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो एक हमारी पाकिस्तान की अपनी बनी हुई हैं वो, और दो जो हैं जो बाहर की हैं, वो तीनों हम बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उनके भी सामने रख देंगे और सारी पार्लियामेंट के सामने रख देंगे ताकि उसको देख लें और उसको हम आगे बढ़ाएं। एक जो दूसरा मसला है वो ये है कि जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम वोट का हक़ देना चाहते हैं इंटरनेट बेस्ड, उसके लिए ज़ाहिर है कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं कि वोट का जब आएगा तो कैसे वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। और तकरीबन 90 लाख लोग जो हैं वो बाहर हैं, 1 करोड़ लोग समझिए, उनको डिसएनफ्रेंचाइज भी जो है वो हम नहीं कर सकते। और ये किसी और हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत से पहले इन लोगों का नहीं सोचा। 28 करोड़ रुपए की लागत से एक कंसल्टेंट जो हैं वो उनको दिया गया है ये बात देखने की कि कैसे हम सिक्योर इंटरनेट वोटिंग बना सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और उसके ऊपर जो पेशरफ्त है वो हुई है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत के ऊपर जो तहरीक लब्बैक से कालदम जो लब्बैक तहरीक है उससे जो गुफ्तगू हुई धरने वगैरह के मामलात के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग हुई और शेख रशीद साहब ने और नूरुल्लाह कादी साहब ने जो है वो ब्रीफिंग उसको लीड किया और वो तमाम जो मामलात हैं वो सामने लाए गए। उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं जो अब आपको पता ही हैं और जो जिसके ऊपर जो है कोई इतनी बढ़िया जो मामला है वो रह नहीं गया। न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हथियारों से मुतल्लिक सामान, टेक्नोलॉजी और आलात की बरामद के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 1540 पर मौसर तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फैलाव रोकने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के अज़म को मज़ीद मौसर तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए काबीना ने स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवीज़न को इख्तियारात तफवीज़ करने की मंजूरी दी है ताकि वो इस हवाले से बरवक्त फ़ैसला ले ले। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वज़ारत ख़ारजा के अंदर जो है वो एक इदारा है जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवीज़न। ये पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के जो मटेरियल्स हैं उनके एक्सपोर्ट का फ़ैसला करता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन है 1540 और फिर हमारे जो फैटअप वगैरह के मामलात हैं उसकी वजह से इसको ज़्यादा इख्तियार देना जो वज़ारत ख़ारजा है वो चाहती थी कि उसका जो प्रोसेस है उसको सहल बनाया जाए, आसान बनाया जाए ताकि उन रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल दरामद इफ़ेक्टिवली हो सके। लिहाजा ये फ़ैसला जो है वो किया गया है। इसके साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो है वो किया गया है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो बनाई जाएगी जो कि सूबों में और पूरे मुल्क में जो अशिया हैं हमारी खाने पीने की उनका एक मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा। मसलन अभी क्या हुआ, जब गंदम की ख़रीदारी का मामला आया तो पता चला कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटाबेस ही नहीं है कि सिंध के पास कितनी गंदम है, खैबर पख्तूनख्वा के पास कितनी गंदम है, पंजाब के पास कितनी गंदम है। कोई सेंट्रल डेटाबेस हमारी नहीं है और उससे आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जब शॉर्टेज होती है तो आपको अचानक ही पता चलता है कि जी मार्केट से कोई शॉर्टेज हो गई है क्योंकि डेटाबेस ही आपके पास नहीं है। सो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने का आज जो है वो काबीना ने मंजूरी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना डाटा शेयर करेंगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कब कहाँ किस चीज़ की कमी है और उसको फिर उसके मुताबिक ताकि आगे जो है वो चलाया जा सके। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन है। आपको मालूम है जो हॉस्पिटल्स का एक मामला चल रहा है, वफाकी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स और इनसे मुल्हका टीचिंग हस्पतालों का इंतज़ाम और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ़ इदारों में सदर पाकिस्तान की जानब से फेडरल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस 2020 का नफाज किया जा चुका है। इनमें जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराची और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, ये जो लोग सेहत के मामलात को
दिलचस्पी रखते हैं और जो उसको देखते होंगे उनको मालूम है कि ये जो 5 बड़े अस्पताल थे, इनका मामला चल रहा था कि ये सूबे में होने चाहिए या वफाक में होने चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इसको वफाक के ऊपर जो है वो लाया जाए। वफाकी काबीना ने इन इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तैनात करने की मंजूरी दी है। इनके जो नाम हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में डॉक्टर एहसन रब्बानी, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी और आमिर ए अल्लाहवाला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंस्टीट्यूट बाय कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कराची में डॉक्टर हसनात मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर सरमद जे उस्मानी, हसन अजीज़ बलग्रामी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर बाय जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, उसमें डॉक्टर इम्तियाज़ हाशमी, प्रोफेसर एस टीपू सुल्तान। और पिम्स इस्लामाबाद जो है उसका मुजम्मल रशीद साहब को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है वो नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कोशिश ये है, ख़ुसूसन सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी कोशिश ये है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको हम सूबे का ताउन हासिल करें और मिल मिला के इसको जो है वो हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि वफाकी हुकूमत इसको चलाए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। सूबा चाह रहा था कि उनको जो है वो दिया जाए, और सही बात यह है कि वफाकी हुकूमत की बहुत कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि इन अस्पतालों को चलाया जाए, लेकिन हालत इतनी बुरी है उन अस्पतालों की और मामला इतने ख़राब हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद किए बिना चारा भी कोई नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सूबे के साथ मिल कर के एक ऐसा मेकनिज़म क्रिएट किया जाए कि जिसमें ये मामला जो हैं वो आगे चले जाएँ। अफ़गानिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन है और यूनिसेफ की दरख्वास्त है, उनको मद्देनज़र रखते हुए कराची से काबुल तक जो कंटेनर्स की कुछ जो उनके यूनिसेफ के जो कंटेनर्स हैं उनकी तरसील की इजाज़त जो है वो दी गई है। खालिद हामिद साहब को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मुकर्रर किया गया है। पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट्स के क़याम के लिए ईरान से मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी गई है। ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं वो हमारे नए चेयरमैन बैतुल माल होंगे। ज़हीर अब्बास साहब जो हैं वो हमारे लाहौर के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा भी हैं और बड़ा अच्छा नाम है, एंड आई स्पेशली आई वांट टू कांग्रेचुलेट ज़हीर अब्बास खोखर। इसी तरह से जो 10 तकसीम कार यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं हमारी जो बिजली की, उनमें जो सार्फिन के नुमाइंदों की शमूलियत की मंजूरी जो है वो दी गई है। ये सिविल सोसाइटी से इनका नाम होगा। जो काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के 31 मार्च 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की मंजूरी जो है वो दी गई है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने काबीना को वफाकी दारुल हुकूमत के हुजम, काम के तरीक़ाकार, मुख्तलिफ़ महकमों और वजारतों की अफरादी क़ुव्वत और इस्तादाद को मनतकी हद तक लाने के हवाले से काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात की जानब से मुरतब की जाने वाली सिफारिशात काबीना में जो है वो रखी हैं। इस वक्त ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि हमें किस तरह से वफाकी हुकूमत को जो है वो काम जो है वो होना चाहिए। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि 18वीं तरमीम के वक्त तकरीबन 2010 में वफाकी हुकूमत का जो कुल हुजम था वो तकरीबन 175 अरब रुपए का था। 18वीं तरमीम के बाद ख्याल था कि ये हुजम कम होगा और ज़्यादातर जो सूबों में मामला जाएंगे। 175 अरब से बढ़कर ये चला गया है 500 अरब रुपए के ऊपर। तो वफाकी हुकूमत की जो फंक्शनैलिटी है और इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह PMLN की, जिन्होंने 2015 से 17 के दरमियान इतना बड़ा इजाफ़ा कर दिया वफाकी हुकूमत, 2016 और 17 में इतना बड़ा इजाफ़ा कर दिया वफाकी हुकूमत के हुजम में कि वो पूरी हुकूमत ही उसका जो बोझ है वो अभी बर्दाश्त कर रही है। 2019-20 में 5,65,000 सेक्रेटेरिएट और रिटायर्ड डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और 3,90,000 मुलाजमीन इस वक्त खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार और कॉरपोरेशन में जो है वो काम कर रहे हैं। इसके ऊपर एक ये PTI की हुकूमत पहली हुकूमत है प्रोबेबली पाकिस्तान की जिसके दौर में 27,000 जो लोगों की वफाकी हुकूमत में कमी हुई है। और ये इस वक्त जो इसकी जो एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करने का मामला है वो हमारे सामने है और उसको लेकर के
हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको रीस्ट्रक्चर जो है करना है, बाकी इदारों को भी रीस्ट्रक्चर करना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चल रहे हैं। हाँ, करतारपुर, एक सेकंड, करतारपुर में जो एग्जाम्पशन मांगी गई थी FWO की, उसके ऊपर अभी मेरे पास है नहीं कि वो मिनट्स में आया है या नहीं आया, क्योंकि 2-3 एजेंडे जो थे वो डेफर कर दिए। जी, ये फरमाइए कि तहरीक लब्बैक पे डिस्कशन हुई तो क्या गवर्नमेंट कंफ्यूजन दूर कीजिए, तहरीक लब्बैक पे आयद पाबंदी उठा ली गई है या पाबंदी बरकरार है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त एक सिचुएशन में जो हम कुछ दिनों से आए हैं, जब भी आपने देखा, सबसे पहले तो मैं बड़ी मजम्मत करना चाहता हूँ अभी जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने स्पीकर नेशनल असम्बली के बारे में जो बात की। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि फॉर देम चेयर्स हैव कम डाउन, दे हैव नॉट गॉन अप। कुर्सियाँ इन लोगों के लिए नीचे आई हैं। ये लोग कभी अपने ज़हनी मयार के एतबार से उन ओहदों के ऊपर नहीं पहुँचे। आपको स्पीकर से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको ऐवान में बात करने की तमीज़ नहीं है, और फिर आप ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने क्या पाकिस्तान के लिए कोई तीर मारा हुआ है। आप लोगों की हुकूमतों ने पाकिस्तान के इदारों को बिल्कुल बिठा दिया। आपके अदवार में पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर, समाजी तौर के ऊपर, और जितना जो इस वक्त एक हमें एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, ये आपके अदवार का दिया हुआ है। हमें तो इमरान खान को तो 2.5 साल हुए हैं पाकिस्तान में आए हुए, और अब जो इस वक्त की जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए हमें ये लोग जो, और फिर कितना मुनाफिकाना जो है उनका रवैया होता है, वो ऐसे रवैया उनका है कि जैसे पता नहीं सारा ज़माने का दर्द इनके दिलों में है। ये सारी जो इनकी शाहिद खकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, फजलुर रहमान हों, ये दूसरे सारे हों, इनका तो इस्लाम की लड़ाई नहीं है, इनकी इस्लामाबाद की लड़ाई है। और ये इस्लामाबाद की लड़ाई है जो हम इन सब के चेहरों से आया देखते हैं, और कितने इनके रंग पीले पड़े हुए हैं। हर कोशिश इन्होंने कर ली कि किसी तरीके से हम हुकूमत को गिरा लें। इन्होंने जत्थे बनाने की कोशिश कर ली, इन्होंने एक PDM टाइप जो एक मसाला था वो भी बेचने की कोशिश कर ली। जब कोई चूरन नहीं बिक रहा आपका, आप उसके बाद आकर के यहाँ पर एक असम्बली के अंदर एक बिल्कुल गुंडों वाला रवैया अख्तियार करके ये समझें कि कोई आपके दबाव में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होना। और फिर आगे से मेरी हद ये कोशिश है, हुकूमत की हद ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिसेंसी का माहौल कायम रहे। हम चाहते हैं, एक अपोजिशन को बारहा बात कर चुके हैं कि हमारे साथ बैठे, आइए हम बड़ी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। इलेक्शंस के ऊपर आप भी निज़ाम से मुतमईन नहीं है, हुकूमत में भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़ा है, तो आखिर बैठ के कोई आगे भी आपको निज़ाम बनाने की कोशिश तो करेंगे ना। आपसे एक सवाल आपके साथ क्लियर है पसंदी के हवाले से, आपकी कंसेप्ट क्लियर है, मीडिया में भी माशाल्लाह आपको बड़ा पजीराई मिलती है कि क्लियर हेडेड आदमी जो है वो है। तो लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग का मौका हुकूमत भी नहीं जानती। फॉर एग्जांपल आज वज़ीर मज़ीद नूर साहब ने जो है वो मुमताज़ कादरी की फांसी का भी ताना दिया मुस्लिम लीग नून को, जैसे कि वो कोई गलत इक़दाम था। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर में हवाला देते हैं इसी तरह सलमान रुश्दी मलूम की बात का। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि एक महज़ब और एक जो है एक दूसरे के एहतराम का जो सलूक वो ऐवान के अंदर हो पाए हो, तो क्या इसकी इब्तिदा हुकूमत को नहीं करनी चाहिए? तो हुकूमत ही नहीं की है, नहीं कर, और सब लोग कह रहे थे कि हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए, और हमने कहा कि बिल्कुल बातचीत करते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, हम इलेक्शन एक्ट लेके आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, असम्बली के अंदर पेश किया, उसको कहा कि आगे लेकर के जाएं, उसको अभी तक हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे। अब उन्हें कौन सी शिकें हैं जिससे उनको इत्तफाक है, कौन सी शिकें हैं जिससे इसी से बातचीत आगे चलेगी ना। अदालती निज़ाम, अभी जो आपने देखा कि जो परसेप्शन इंडेक्स आया है पाकिस्तान के बारे में, सबसे ज़्यादा अदम एतमाद लोगों को अदालती निज़ाम के ऊपर है। तो अब अदालती निज़ाम किसने ठीक करना है? अगर पार्लियामेंट को हम एक अखाड़ा ही बनाई रखे
और खड़े होकर ये कहे कि मैं स्पीकर साहब मैं आपको जूता मारूंगा, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना, आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे आप आम आदमी को लगे कि ये पार्लियामेंट क्या है, ये तो एक मजाक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है वो जोकर आके खड़े हो जाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। इससे लोगों का एक तासुर पार्लियामान से जो है वो बिगड़ता है और हमें उसके ऊपर जो है वो जाना चाहिए। ये बताइएगा कि आज रेजोल्यूशन आई असेंबली में जिस पर अपोजिशन ने अदम एतमाद का इजहार किया था, तो मुतफ़िका रेजोल्यूशन जिसके लिए कल का टाइम दिया गया, क्या हुकूमत फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल करने के फैसले पर पहुंच गई है कि ये करारदाद जो है वो असेंबली में आ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा मुआहदा था वो मुकम्मल हो गया। हमने कहा था कि ऐवान में करारदाद जो है वो आ जाएगी। अब उसके ऊपर बहस है, अपोजिशन उसको मानती है नहीं मानती है, उसमें वो अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, उसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो ले करके आते हैं। ये एक प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ये उसके मुताबिक जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आज जो रेजोल्यूशन है वो PMLN ने उसके ऊपर इत्तफाक नहीं किया और वो इसको बदलना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है PMLN को हम तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या करना है या क्या नहीं करना, वो PMLN अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेगी और उसके बाद जो बाकी जमातें हैं उनको भी हक़ हासिल होगा कि वो अपनी इसके ऊपर जो है वो डिबेट करें। हम पार्लियामेंट को तो डिक्टेट हम तो नहीं कर सकते, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनको हम डिक्टेट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो इसीलिए पार्लियामेंट के हवाले किया जाती है बहस, जहाँ पर आप एक कंसेंसस चाहते हैं। जिससे पहले हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो बात है वो भी हमने पार्लियामेंट के हवाले की है। ये जो एक मसला है इसके ऊपर भी हमने पार्लियामेंट जो है उसको दिया है। और दूसरा, हुकूमत का जो मैंडेट है वो आइन और कानून के ताबे है। हम देखें ना, कोई बादशाहत तो नहीं चला रहे। हमारे यहाँ एक आइन है 1973 का, जो आइन है वो मुत्तफ़िका आइन है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का एक कंसेंसस है, एक इत्तफ़ाक़ राय है कि जमा है। हम 1973 के आइन से बाहर नहीं जा सकते और हमने उसके अंदर रह के जो भी इक़दाम करने हैं वो करने हैं। कानून है, पार्लियामान के पास करदा जो कवानीन है वो हम पे लागू हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा जो इस वक्त एक पार्लियामान के अंदर जो भी डिबेट होगी वो आइन और कानून के अंदर रह के होगी। उसमें पार्टीज़ को हक़ हासिल है कि वो डिफ़र करें, इत्तफाक करें या ना करें, और इसके मुताबिक आगे। अब वहाँ से इसके बाद करें। फवाद साहब, सोशल मीडिया के ऊपर भी 2-3 दिन से जब से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है कि इंडिया से चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं, ये भी बीच में चीज़ें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल भी जो है वो मुतारिक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर दें और मौलाना साद रिजवी के हवाले से भी थोड़ा सा डिटेल बताएं कि क्या वो MPO के अंदर हैं या वो रिहा कर दिए जाएंगे और कलदम जो TLP है उस पर पाबंदी खत्म हो जाएगी और अपील का कितने। मैंने आपको अर्ज़ किया, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो हम उसको वापस ले लें। ये उनके पास अपील का हक़ है, वो अपना लीगल प्रोसेस लें और उस प्रोसेस में जो आइन और कानून में ग्राउंड्स दी गई हैं उसके मुताबिक वो उसको लेके जो है वो आगे चलेंगे। इस वक्त तक है वो जिस तरह से जो सबसे बड़ा मुतालबा था कि करारदाद को ऐवान में लाया जाए, वो हम करारदाद ऐवान में ले आए हैं, वो मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो तमाम पाकिस्तान के अंदर एक तनाव की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है और उसके में जो हमारे वज़ीर मजहबी अमूर हैं या शेख रशीद साहब हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, गवर्नर सरवर साहब को, राजा बशारत साहब को। उन्होंने बड़े टेंस मुज़ाकरात किए, इसका नतीजा ये निकला है कि एक तनाव का माहौल ख़त्म हो गया। बाकी जो मुआहदा है ज़ाहिर है कि वो कानून के अंदर है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। इसी तरीके से जिन जिन साहिबान के वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत का इख्तियार है। जिनके ऊपर कत्लों के पर्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो हमारा इख्तियार नहीं है। तीसरी बात, जो लोग 800 पुलिस वाले यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम हाथ डाला है। जिन्होंने पुलिस वालों को ऊपर गोलियां चलाई हैं उनको अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करनी है। वो हुकूमत उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं है।
एक सेकंड, इंडिया वन जो इंडिया का देखें, हमने क्या किया, इतवार के दिन पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ है उस पर तकरीबन 2.5 लाख ट्वीट्स और सोशल मीडिया शेयर हुए। इनमें से जो 70% शेयरिंग थी वो बॉट के ज़रिए हुई थी, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्वीट्स को बढ़ा चढ़ा के देता है, और वो उसका जो टेरिटरी थी वो हिंदुस्तान थी। अब जो तमाम मीडिया कैंपेन इस तहरीक के और जो उस हक़ में चलाई गई, ये बड़ी एक समझिए कि इसको इत्तफाक़ राय हम कहें या इसको क्या कहें, कि वो बाहर की ताकतों के उसके ऊपर हुई है, और ये जाहिर है कि एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हमें कंसर्न। मेरे सवाल ये कि माजी में आपके जो ट्वीट्स थे वो तसल्ली बख्श थे कि रियासत को मफलूज नहीं बनाया जाएगा। आपको पता है कि माजी में वजीरों से इस्तीफे लिए गए, वजीरों पे हमले हुए, इस मुल्क में बड़े बड़े नामों को कत्ल किया गया। आखिर कल ये एहतजाज करेंगे कि फवाद साहब को वजारत से निकालो, उसकी ईमान पे हमें खर्चा है। रियासत आखिर कब तक इन मुसल्लह जत्तों से मफलूज होते रहेगी, हमारी बैनुल-अक़वामी महाज पर रसवाई होती रहेगी, रियासत का असल शिकल कब बहाल होगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, 100% आपकी बात सही है। एक तारीख़ है, और जो तारीख़ में जब आप नफ़रत की फसलें बोएंगे तो आप जो फसल है वो मोहब्बत की तो नहीं काटेंगे। जब आपने एक तवील अरसे से, और इसमें जोग्राफिकल हमारी क्रुएलिटी ऑफ जोग्राफ़ी भी है, जहाँ पे जिस जगह के ऊपर हम हैं, यहाँ पे ये जो सारा आप कहिए कि जो सारे ज़ख़म हैं हमारे अपने ही लगाए हुए नहीं हैं, ये बाहर के भी लोगों की लगाए हुए हैं। 80 की दहाई से अगर आप किस्सा कहानी शुरू करें तो वो लोग जो यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर्स थे, अब हम जाके देखते हैं तो उन्हीं के लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया और वो हो गया। सो आपकी जो बात है उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी बात की बड़ी कदर है और बिल्कुल आप बात सही है, लेकिन हुकूमत को एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के ही आगे चलना है। और इमरान ख़ान की हुकूमत का ये अज़म है कि हम इसी को पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक फ्यूचर का पाकिस्तान, और जो मदीना की रियासत थी वो तो ख़ुद एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर इख्तलाफ राय को टॉलरेट किया जाता था, जहाँ पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, जहाँ पे मोहब्बतें बांटी जाती थी। जब हम मदीना की रियासत का हवाला देते हैं तो हम मोहब्बतों के ऊपर मबनी एक रियासत का हवाला देते हैं, या जिसको अभी फिर हम बाद में जो एतजाज़ हसन साहब ने भी जैसे कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो यही वो रियासत है जिसका ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं, और इसी की तरफ इंशाअल्लाह हमारा अज़म है बढ़ने की। सर, एक तरफ तो चूँकि हसास मामला है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाज़ा आपने देखा, हर किसी ने ही उसके ऊपर बात की, उसमें कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। दूसरी तरफ सियासी जमातें जो है बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करें, इसके ऊपर सियासत हो रही है। वक्त का तकाज़ा क्या है सर? वक्त का देखिए, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि मैं इस वक्त नहीं चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून को कहें कि जी वो इसमें इंडिया के साथ मिली हुई है और इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया कर रहा है या कुछ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अभी वक्त नहीं है हमें इस तरह की बातों का। हम एक पाकिस्तान को एक समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको मिलकर हमें इस गर्दाब से निकलना है, और जो तमाम अपोजिशन का जो रवैया है उसको मसालेहाना होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो आज जिस तरह की गुफ्तगू ख़ान अब्बासी साहब ने की है, नून लीग के अपने लोगों से मैं कहूँगा उसकी मजम्मत करें, ताकि एक माहौल अच्छा हो और हम उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें जिसमें पार्लियामेंट सॉल्यूशंस का एक हल, मसाइल के हल का फोरम बने, मसाइल को बढ़ाने का फोरम ना बने।